विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन का मैच नंबर 16 जो कि खेला जाएगा आरसीबी और एमआई की उन विमेंस टीमों के बीच में, जो दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ ऑलरेडी अपने पहले मुकाबले में भिड़ चुकी हैं, जहां पर एमआई की टीम को एक जीता हुआ मैच हारने का सामना करना पड़ा। जहां पर नडाइन डी क्लर्क जो आरसीबी के लिए खेलती हैं, उन्होंने एक ऐसी कमाल की इनिंग खेली जहां पर वन साइडेड, जहां पर लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम आराम से जीत जाएगी, वहां पर आरसीबी की टीम को जीत का मौका मिला 3 विकेट के अंतर से। और उसके बाद हालांकि 2 और मुकाबले जो हुए उसमें एमआई ने तो जीत दर्ज करी, लेकिन उसके बाद के 3 और मुकाबले जो ये टीम खेली उसमें 2 बार 7-7 विकेट से हार करके आई है, जिसमें इनकी बॉलिंग उसकी पूरी भर भर के वीकनेस सामने आई है। उसको हम काफी डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के दौरान कि मुंबई इंडियंस की टीम, जिसके बारे में आपको मैं बता भी चुका हूं कि अभी फिलहाल कि आरसीबी के खिलाफ एक मैच हार चुकी है। टोटल जो 6 मुकाबले खेली उसमें से अगर हम देखें तो 4 मुकाबले हारी है, पिछले तीनों मुकाबले भी बैक टू बैक हार करके आई है, और उसमें से भी 2 बार 7-7 विकेट से और 1 बार 22 रन से, और 2 मुकाबला केवल ये जीती है। जबकि वहीं पर आरसीबी की टीम, इनकी हालात काफी बेहतरीन है फिलहाल। तो अभी अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहली ऐसी टीम बनी जिसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और फिलहाल इस टीम ने जो टोटल 6 मुकाबले खेले उसमें से 5 जीते, 1 हारा, और वो भी पिछला वाला मैच हारा जहां पर ये टीम ने काफी कैजुअल गेम खेला और वन साइडेड उस मैच को गंवा दिया। और एक बार फिर से इस मैदान पर, कोटंबी स्टेडियम बड़ौदा के मैदान पर जब ये टीम खेलने उतरेगी एमआई के खिलाफ, तो यहां पर ऑलरेडी 4 मुकाबले हो चुके हैं, जहां पर हमने 3 तरीके के पिचेस अभी तक देख लिए हैं। पहले 2 मुकाबलों में तो मिक्स सॉइल की विकेट थी, तीसरे मैच में हमने देखा कि वहां पर ब्लैक सॉइल की विकेट मिली, चौथे मैच में हमने एक बार फिर से देखा कि मिक्स सॉइल की तो विकेट थी लेकिन उस पर अच्छी खासी कवरिंग ऑफ ग्रास भी थी, जिसमें ज्यादातर डेड ग्रास ही थी, हल्की फुल्की ग्रीनरी वहां पर दिखाई पड़ी। और उस चौथे मैच में हमने क्या देखा कि आरसीबी को पहले बैटिंग करना पड़ा, जहां पर निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में चूंकि ड्यू यानी कि ओस भी आती है, तो जनरली पिच चाहे जैसी भी हो, कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले फील्डिंग ही करने जाती है। और चूंकि पिच के ऊपर ग्रास भी थी, गेंद उस पर थोड़ा सा होल्ड भी कर रही थी, तो वहां पर आरसीबी को रन बनाने में काफी मुश्किलें हुई, और ये टीम केवल 109 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जहां पर 7 विकेटें पेसर्स को मिली, 3 विकेटें स्पिनर्स को मिली। पहले पावर प्ले के 6 ओवर में 38 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई, और उसके जवाब में डीसी की टीम ने बड़ी आसानी से स्कोर को चेज किया, 7 विकेट से मैच को जीता। हालांकि पावर प्ले में इन्होंने भी 39 रन बना करके 1 विकेट गंवाया था, और टोटल 3 ही विकेट गिरी, जिसमें 2 विकेट पेस को, 1 विकेट स्पिन को मिला। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की पिचेस इस मैदान पर देखने को मिली, जिसमें जो लेटेस्ट पिच यहां पर यूज की गई थी लास्ट वाले मैच में, उसकी पिक्चर्स आप यहां पर देख सकते हैं। हल्के फुल्के क्रैक्स हैं, ग्रास की ठीक ठाक कवरिंग है, बाउंड्री डायमेंशन भी आपके सामने है, जिसका बहुत मतलब तो बनता नहीं, क्योंकि आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम पर बता भी देता हूं कि पिच कैसी है और कैसा व्यवहार करने वाली है। बाकी सेकंड इनिंग की जो ड्यू है वो तो पिच को बैटिंग करने के लिए आसान बना देती है, तो कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करने जाती ही जाती है। बाकी जो आपको मैंने बताया कि जो 22 जनवरी को मैच हुआ था ना, वो ब्लैक सॉइल विकेट पर था, वहां पर ओस आई, स्टिल यूपी की टीम केवल 108 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई सेकंड इनिंग में। तो वहां पर गेंद थोड़ी सी पिच के ऊपर हल्की सी फंस रही थी पुरानी होने के बाद, और उसके पहले के 2 और मुकाबले जो थे वो हाई स्कोरिंग गेम्स थे, खास करके पहली इनिंग के दौरान वहां पर रन अच्छे से बने। एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती। तो बेसिकली ये हमको देखना जरूर पड़ेगा कि कैसी पिच है, कौन सी पिच है, जिस पर 1 मैच खेला गया हो या जिस पर 2 मैच खेला जा चुका हो। ये आपको टेलीग्राम के बाद अपडेट लेना जरूरी होगा, उसका नेचर कैसा होगा वो जानना जरूरी होगा। तो वहां पर आपको काफी क्लैरिटी ये तो कम से कम मिलेगी कि पहले बैटिंग करना या सेकंड बैटिंग करने वाली टीम आज के इस मैच में जीतने वाली है, जो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूं। टॉस के बाद पिच की पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपके सामने है आरसीबी की टीम, जिसका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना ओपन करती हैं। इसके बाद जॉर्जिया वॉल है, गौतमी नायक है, ऋचा घोष है, नडाइन डी क्लर्क और बाकी इनकी बॉलिंग अटैक, जिसमें किसकी क्या रोल होती है जब बॉलर पावर प्ले या डेथ ओवर में, उसको तो जानेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर बेंच की भी बाकी 4 ऑप्शंस को देख लीजिए, और जो बॉलिंग इनकी तरफ से होती है, जिसमें जॉर्जिया वॉल, राधा यादव और नडाइन डी क्लर्क सबसे लीस्ट ओवर्स करती हैं। और अगर यहीं पर पहली इनिंग की बॉलिंग होती ना, तो नडाइन डी क्लर्क आपको ज्यादातर ओवर्स करते दिखाई पड़ती, क्योंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। और उसके अलावा लॉरेन बेल तो 4 ओवर करते ही हैं, सयाली सदगारे भी 3 से 4 ओवर करती हैं, अरुंधति रेड्डी पिछले मैच में चूंकि खेल गई, और यही एक रीजन था कि नडाइन डी क्लर्क के ओवर घट गए, वरना अगर ये नहीं खेलेंगी तो नडाइन डी क्लर्क आपको ज्यादातर पूरे फुल फ्लेजेड 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। वही सेम चीज आप श्रेयंका पाटिल के साथ भी देखेंगे। राधा यादव अब जैसे से टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, पिछले 2 मैचेस में अच्छे बॉलिंग फॉर्म में आ चुकी हैं, तो इनका रोल काफी क्रिटिकल रहने वाला है अपनी टीम के लिए। साथ ही साथ चूंकि वो बैटिंग में भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है फिलहाल, जिसके बारे में आगे देखेंगे। उसके पहले करियर का स्टैट्स आप जरूर वीडियो को रोक करके
देख लीजिएगा हर एक आरसीबी के प्लेयर्स का, जिसमें जैसे कुछ अननोन से प्लेयर है जैसे डिलन हेमलता हो गई, प्रेमा रावत हो गई या अरुंधति रेड्डी ही हो गई जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सयाली सदगारे के बारे में आप जान लीजिए जो कि इस सीजन के पहले WPL के पहले 2 ही T20 मैच खेल करके 1 विकेट केवल ले पाई थी, लेकिन जैसे ही इस सीजन में इनको मौका मिला इन्होंने पूरी तरह से जितनी भी पेसर्स है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबको ओवरशैडो कर रखा है। सयाली सदगारे ने बेसिकली 3 मुकाबले खेले हैं अभी तक इस सीजन में और तीनों मुकाबलों में मिला करके 8 विकेट, 2 बार 3-3 विकेट, 1 बार 2 विकेट। और ये तो निश्चित तौर पर उसके पहले डोमेस्टिक मैचेस में कुछ जो वनडे डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसकी परफॉर्मेंस है, तो कमाल की बॉलिंग अभी तक इनकी रही है। और उसमें लॉरेन बेल ने काफी हद तक कॉम्प्लीमेंट किया है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाली ये बॉलर है लॉरेन बेल। पिछला ऐसा मैच पहली बार गया जिसमें इनको विकेट नहीं मिला, थोड़े से ज्यादा रन इन्होंने खा लिए, वरना पूरा टूर्नामेंट इनका काफी जबरदस्त गया था। बाकी वहीं पर अरुंधति रेड्डी की बात करें तो ये तो निश्चित तौर पर किसी मैच में खेलती हैं, किसी मैच में नहीं खेलती, इनका उतना पक्का होता नहीं। तो निश्चित तौर पर उसमें सयाली सदगारे और लॉरेन बेल एज ए प्लेयर आपकी टीम में आने के लिए बेस्ट ऑप्शन बनते हैं। जहां पर चूंकि आपको मैंने ये भी बताया कि श्रीलंका पाटिल ये भी एज ए 3 to 4 ओवर एज ए बॉलर निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनती है, लेकिन इसमें भी पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ही एक अच्छी ऑप्शन बनेगी, जिसमें इनकी ना कंसिस्टेंसी वो एक इशू रहा है। पिछले 3 मैच में केवल 1 ही विकेट है। बाकी राधा यादव का रोल अब काफी बड़ा हो चुका है, चूंकि जब बैटर भी काफी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पिछले 2 मैच में 18 और 17 रन की पारियां भी हैं, एक विकेट भी है और बीच में एक 66 रन की भी काफी कमाल की पारी थी और कई बार इनको प्रमोट भी किया जाता है इवन नडाइन डी क्लर्क के ऊपर भी एज ए बैटर। तो निश्चित तौर पर ये काफी सेफ ऑप्शन होंगे अगर आप श्रीलंका पाटिल से कंपेयर करें। बाकी नडाइन डी क्लर्क तो एक बेस्ट ऑप्शन इस टीम के अंदर है ही, जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और जो मैच के बारे में आपको मैं शुरू में बता ही रहा था कि नडाइन डी क्लर्क नहीं जिताया था मुंबई के खिलाफ और उसमें इन्होंने 63 रन की नाबाद पारी भी खेली थी, 1 विकेट भी लिया था। बाकी ऋचा घोष है जो विकेट कीपर बैटर, अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे मुंबई की टीम में भी तो उतनी बेहतर विकेट कीपिंग ऑप्शंस है नहीं, तो निश्चित तौर पर उसमें ऋचा घोष बेस्ट ऑप्शन बन जाती है जो कि आपकी टीम में आएंगी। और बाकी जो टॉप ऑर्डर है उसमें से स्मृति मंदाना को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, जिसमें इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत बेहतर है। वहीं पर ग्रेस हैरिस का फॉर्म देखेंगे तो एक मैच छोड़ दे तो बाकी 4 मैचेस में पूरी तरह से फ्लॉप हैं। जॉर्जिया वॉल ने पहला मैच काफी अच्छा खेला, उसके बाद के दोनों मैचेस में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन इनके साथ एक एडवांटेज है कि ये बॉलिंग भी साथ कर दें। बाकी गौतमी नायक ने ना एक मैच तो बढ़िया खेला, उसके बाद और उसके पहले के मैचेस में फ्लॉप साबित हुई। तो टॉप ऑर्डर से स्मृति मंदाना तो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप रीसेंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर जॉर्जिया वॉल थोड़ी सी ज्यादा सेफर ऑप्शन आप इनको कहेंगे, सेफेस्ट तो नहीं लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहें तो निश्चित तौर पर एक ऑप्शन है ग्रेस हैरिस का जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा इस मैच में वो खेलती है या नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इन टॉप 3 में से कोई 2 बैटर तो आप जरूर पिक कर सकते हैं स्मृति मंदाना के साथ, प्लस एक और जिसमें ऋचा घोष है, नडाइन डी क्लर्क है, सयाली सदगारे है, लॉरेन बेल है बेस्ट ऑप्शंस के हिसाब से। और उसमें अगर ना लॉरेन बेल को सेकेंड इनिंग की बॉलिंग मिलती है, पहली इनिंग की बॉलिंग में तो 100% टीम में होनी चाहिए, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप इनको ड्रॉप करके मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निश्चित तौर पर राधा यादव को ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा क्योंकि एज ऑलराउंडर वो खेल रही हैं। तो इस तरह से आपको अपने प्लेयर्स पिक करने हैं इस आरसीबी की टीम की तरफ से, जिसके हेड टू हेड के आंकड़े को देखें मुंबई के खिलाफ तो अभी आपको ने बताया कि इसी सीजन में 63 रन बनाए, 4 विकेटें ली मुंबई के ही खिलाफ इस नडाइन डी क्लर्क नाम के प्लेयर ने। बाकी गौतमी नायक खेली नहीं है, ऋचा घोष के 8 मैच में 26 का एवरेज है, जॉर्जिया वॉल ने 55 रन बनाए हैं एक ही मैच में मुंबई के खिलाफ। बाकी ग्रेस हैरिस ने 7 मैच में 204 रन बनाए, 34 का एवरेज है। स्मृति मंदाना का एवरेज थोड़ा सा खराब है, अगर आप देखें तो उनको कप्तान है, बस कप्तान तो मत बनाइएगा। रेड्डी के नंबर्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं, लॉरेन बेल ने 3 विकेट ले रखा है एक ही मैच में, सयाली सदगारे ने 6 मैच में 6 विकेट ले रखी हैं। और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स उनके भी ऑप्शंस उतने बेहतर तो है नहीं, उसकी बेसिस पर आप किसी को पिक करें। और इस मैदान पर यानी कि बड़ौदा के इस मैदान पर जो परफॉर्मेंस है उसको अगर आप देखें तो स्मृति मंदाना का बैटिंग एवरेज यहाँ पर 38 है, लेकिन ग्रेस हैरिस का केवल 6। 2 मैचेस में यहाँ पर जॉर्जिया वॉल भी नहीं चली। गौतमी नायक के 2 मैच में 76 रन है, ऋचा घोष के 4 मैच 107 रन है, नडाइन डी क्लर्क, राधा यादव के आंकड़े और इवन सयाली सदगारे के तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं यहाँ। बाकी लोगों के एवरेज या बिलो द एवरेज नंबर से आपको दिखाई पड़ेंगे और उसमें प्लेयर बैटल को भी इंक्लूड करें तो आपको पता चलेगा कि स्मृति मंदाना जो ऑफ स्पिन पर थोड़ा फंसती हैं वो निश्चित तौर पर हेली मैथ्यूज पर तो 3 बार विकेट 72 रन बना करके दे चुकी हैं। सबनीम इस्माइल पर भी अगर आप देखें तो 51 रन बना करके 3 बार आउट हुई है, 33 बार नहीं, वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो टाइपिंग मिस्टेक है, 3 बार आउट हुई है लेकिन नंबर्स फिर भी कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं। ग्रेस हैरिस हेली मैथ्यूज पर 3 बार 83 रन बना करके, 3 बार अमेलिया केयर पर 48 रन बना करके। तो अगर अमेलिया केयर प्लेइंग इलेवन में हुई सामने की टीम की तरफ से तब तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी डाउटफुल ये होंगी, वरना आप इनको जरूर पिक कर सकते हैं। जॉर्जिया वॉल, हेली मैथ्यूज और साथ ही साथ सबनीम इस्माइल पर विकेटें दे चुकी हैं, स्पिन को लेकर के थोड़ा सा वो वल्नरेबल होती हैं। बाकी ऋचा घोष, नडाइन डी क्लर्क और डिलन हेमलता
एक कॉमन फैक्टर आपको हेली मैथ्यूज के साथ साथ अमेलिया केयर का दिखाई पड़ेगा हर बैटर के आगे, और प्लस सबनीम इस्माइल। तो अमेलिया केयर तो पिछला वाला मैच प्लेइंग 11 में नहीं खेली थी आरसीबी मुंबई के लिए, लेकिन अगर खेलती हैं तो बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें बाकी जो और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसमें सबनीम इस्माइल का नाम आपको ने बताया, साथ ही साथ अमेलिया केयर तो थी ही, और उसके अलावा जो स्पिनर है जैसे खास करके हेली मैथ्यूज, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे जो कि ओपन भी करेंगी सजीव सजना के साथ। बाकी यहाँ पर नेटली सिवर ब्रंट हैं, हरमनप्रीत कौर है, निकोला कैरी है, अमनजोत कौर है, ये तो बेस्ट ऑप्शन हैं ही। बॉलिंग में निश्चित तौर पर वो जो प्लेयर आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, संस्कृति गुप्ता, रहीला फिरदौस तो विकेट कीपर बैटर है बेसिकली, पूनम खेमार, वैष्णवी शर्मा को अभी आपने रिसेंटली इंडिया के लिए भी खेलते देखा था, हालांकि WPL में किसी टीम ने इनको नहीं लिया था, फिर इनको इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई ने लिया और पिछला वाला मैच खेल भी गई, ठीक ठाक बॉलिंग करते दिखाई पड़ी। ये उन 4 में से जो बहुत ज्यादा यूज बॉलिंग ऑप्शंस के तौर पर नहीं की जाती सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी। बाकी बेंच आपके सामने और बॉलिंग ऑप्शंस, जिसमें बाकी ने बताया कि वैष्णवी शर्मा ने पिछले वाले मैच अच्छे ओवर्स करे, पूरे 4 और 1 विकेट भी लिया, तो काफी बड़ा रोल इनका होगा, जिसमें निकोला कैरी के ओवर कट गए, केवल 1 ही ओवर किया, बाकी सबनीम इस्माइल ने 4 ओवर के, नेटली सिवर ब्रंट आपको 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। अमनजोत कौर का रोल काफी क्रिटिकल होता है, लगभग हर मैच के अंदर बढ़िया ओवर्स करती हैं। हेली मैथ्यूज तो बेस्ट ऑप्शन होंगी ही, करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं, जिसके में आप निश्चित तौर पर ये देखिएगा जो नई प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से करियर अपना चलाती आई हैं T20 फॉर्मेट में। बाकी रिसेंट फॉर्म, और चूंकि पिछले 3 मैचेस बैक टू बैक ये टीम हारी है, वो वाला टूर्नामेंट भी इनका काफी खराब गया है, तो परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट या बेहतर किसी के है नहीं। बाकी हेली मैथ्यूज की देखें तो जिस तरीके की ये प्लेयर है, 3 मैचेस इस सीजन में खेली हैं, 2 विकेटें हैं, 13, 12 और 22 रन के 3 पारियां हैं, तो बहुत कुछ खास परफॉर्मेंस तो है नहीं, लेकिन जिस तरह की ये प्लेयर, इनकी जो यूटिलिटी है, इनको ना आप मिस नहीं कर सकते। इवन सीधे सीधे आपको मैं कहूं तो नेटली सिवर ब्रंट हो गई, निकोला कैरी हो गई, अमनजोत कौर हो गई, इनको भी मिस करना एक गलती ही होगी बेसिकली। और बाकी अगर आप देखें रीजन भी, तो नेटली सिवर ब्रंट ने तो परफॉर्म भी करके दिखाया है, बल्ले से रन बनाए हैं, बॉलिंग से विकेटें निकाली हैं। निकोला कैरी पिछले मैच में 1 ही ओवर किया, लेकिन उसके पहले निश्चित तौर पर काफी कमाल का इनका टूर्नामेंट गया था। बाकी अमनजोत कौर भी लगातार, हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी ऊपर नीचे होता है, लेकिन चूंकि डेथ में ओवर्स जरूर करते हैं, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कमी रही है इनकी बॉलिंग अटैक में, जिसमें अगर सबनीम इस्माइल खेलती हैं तब तो बेस्ट ऑप्शन होंगी, क्योंकि या तो सबनीम इस्माइल या तो अमेलिया केयर में से कोई एक खेलेगा, या तो इनको हेली मैथ्यूज को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हेली मैथ्यूज, सबनीम इस्माइल, अमेलिया केयर में से कोई 2 ही खेलेगा, और जो भी 2 खेलेगा वो आपकी टीम में 100% होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जो भी इन तीनों में से 2 खेलेगा वो आपकी टीम में होना चाहिए, 2 और प्लस ये 3 प्लेयर तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। तो 5 बेस्ट ऑप्शंस आपके पास हैं, जिसमें वैष्णवी शर्मा एक छठी बेस्ट ऑप्शन के तौर पर निकल करके आती हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, चूंकि ओवर्स लगभग पूरे करेंगी। तो 6 प्लेयर अगर आप मुंबई की तरफ से ले रहे हैं तो ये 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें 7वीं ऑप्शन हरमनप्रीत कौर का भी है। तो या तो वैष्णवी शर्मा या तो हरमनप्रीत कौर में से किसी एक को आप ट्राई जरूर करिएगा। और बाकी ये भी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर वैष्णवी शर्मा को, वहां पर आप हरमनप्रीत कौर को लेकर जा सकते हैं, या अगर आप दोनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर पर आप कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर आरसीबी का लेके जा सकते हैं। उधर से कौन कौन से ऑप्शंस थे वो तो आपको मैंने बता ही दिया। बाकी यहाँ पर आपके सामने हेड टू हेड के आंकड़े हैं, उसमें नेटली सिवर ब्रंट के, हेली मैथ्यूज के आंकड़े काफी बेहतर दिखाई पड़ेंगे, सजीवन सजना और हरमनप्रीत कौर के तो 3 मैच केवल 35 रन है। और उसके बाद पूनम खेमार हो गई, अमनजोत कौर हो गई, नंबर्स उतने बेहतर है नहीं किसी के। इवन सबनीम इस्माइल के 2 मैच में 1 विकेट है। और उसके बाद अमेलिया केयर के आंकड़े आपने देखे काफी बेहतर थे, और वेन्यू के नंबर्स देखेंगे तो वही सारे इंडिकेशंस आपको मिलेंगे यहाँ पर भी, जिसमें अमेलिया केयर के भी 2 मैच में 4 विकेट है, लेकिन सबनीम इस्माइल के 3 मैच में 2 विकेट है, वैष्णवी की 1 मैच में 1 विकेट है, अमनजोत के 2 मैच में 2 विकेट हैं। इवन नेटली सिवर और हेली मैथ्यूज के आंकड़े भी काफी एबव एवरेज ही है बेसिकली। तो वही सारी ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे जो आपको निश्चित तौर पर समझ में आने भी चाहिए, जो यूटिलिटी वाइज बेस्ट हैं। तो क्लियर किया आपको मैंने दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रेस हैरिस, राधा यादव, नडाइन डिक्लर्क, लॉरेन बेल और राधा यादव के नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे इन सभी बैटिंग ऑप्शंस के सामने, जिसमें राधा यादव का नाम आप जरूर याद रखिएगा। और उसी वजह से आपको मैंने कहा भी था, क्योंकि ये जो टीम है इनकी ना टॉप ऑर्डर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं खेलती, तो राधा यादव की इंपॉर्टेंस काफी अच्छी है। लॉरेन बेल से ज्यादा बेहतर आप उनको ट्राई कर सकते हैं, या किसी भी एक्स्ट्रा दूसरी प्लेयर की जगह पर उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी नडाइन डिक्लर्क तो डेथ और स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी टीम में होनी ही चाहिए। और ग्रेस हैरिस का देखना पड़ेगा, बॉलिंग तो वो करने वाली है नहीं, लेकिन जब बैटर खेलेंगी तो उनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी जो बैटर्स हैं उसमें आपको निश्चित तौर पर राधा यादव का नाम याद रखना है, स्पिनर का खास करके, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, ऑफ स्पिनर केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो ओवरऑल तो निश्चित तौर पर दोनों टीमें काफी बढ़िया हैं, वो चाहे वो मुंबई की हो चाहे आरसीबी की हो। भले मुंबई की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, लेकिन टॉस का रोल बड़ा होगा, कौन सी टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो निश्चित तौर पर फेवरेट होने वाली है। उसके बेसिस पर जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पर देने ही वाला हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ। तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है जहाँ पर पिच रिपोर्ट भी मिलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।